बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। एक 48 साल पुरानी दस्तावेज हम निकाल के लाए हैं, आपके सामने रखेंगे और मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेगी। मोहम्मद ज़ुबैर जो गवर्नर रहे हैं, नवाज शरीफ ने लगाया था सिंध का गवर्नर और अपना तर्जमान रखा हुआ था, उनके बारे में खबरें हैं कि वो जनाब पीटीआई में शामिल होने वाले हैं। इस मौजू पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब का आज केस लगा हुआ है 190 मिलियन पाउंड वाला, जमानत वाला। रिहाई मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो तहरीक शुरू करने जा रहे थे, मेरा ख्याल है वो तहरीक शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गई है। वो क्यों ख़त्म हो गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पाक भारत जंग में अल्लाह ताला ने जिस तरह पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाई है, उसके बाद पाकिस्तान जहाँ भी जाता है उसकी इज्जत अफजाई भी होती है और कामयाबियां भी समेट रहा है। लेकिन भारत जो मकासद हासिल करना चाहता था, ये पहलगाम वाले वाक़े से जंग छेड़ के, उसमें उसको मुसलसल हज़ीमत का सामना है। अब यही देख लीजिए कि इनका वफ़द गया था रूस, इंडिया का। ये जो इन्होंने भेजे थे ना 7 मुख्तलिफ जो हैं वफ़ूद तैयार किए थे, पूरी दुनिया में गए थे। जो इनका रशिया में वफ़द गया था ना, तो वहाँ के डिप्टी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा, उन तक रसाई हासिल कर सका था। उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। और इस हवाले से भारत में बड़ी लय-दय हो रही है। वो लय-दय कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई है? वो ये है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, तारक फ़ातमी साहब, वो रूस गए हैं और उनकी जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। मतलब ये कि उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत दी है। ये जब जंग शुरू हुई थी ना, मैं मुसलसल अपने व्लॉग में ये बता रहा था कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं हमारे साथ। तुर्किया है, चीन है, अज़रबैजान है। और मैं बार-बार ये कह रहा था कि जो रूस है, वो भी सैटेलाइट के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है, उनकी नक़्ल व हरकत के हवाले से, वो पाकिस्तान को दे रहा है और उससे हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो ये अब जनाब ये एक रौला पड़ गया है वहाँ पे कि रूस हमारा दहाइयों से जनाब दोस्त है, लेकिन हमारा जो वफ़द है वो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात नहीं कर सका। बहरहाल ये इस जंग ने मंज़रनामा तो तब्दील किया है, ये बात मानना पड़ेगी। अब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वही पकड़ाई नहीं दे रहे। पहले तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करके आए हैं। अब जनाब वो शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं जनाब सऊदी अरब। अब वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं या फिर मुबारकबाद लेने जा रहे हैं। जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी उनके हमरा होंगे और एक दिन का वो उनका दौरा है। और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ जनाब जो वफ़द लेके गए वो अमेरिका में, वहाँ जनाब वो दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। भारत के भागने के रास्ते वो बंद कर रहे हैं। उन्होंने जो बात की है ताज़ा तरीन, उन्होंने जनाब कहा जो दहशतगर्दी है, अगर भारत का भी मसला है, हमारा भी मसला है, तो फिर आईएसआई और राह जो है, ये दहशतगर्दों के खिलाफ मिलके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो पहले भी कहते रहे उनको। पहलगाम वाले में भी हमने कहा था जनाब हम मिलके इंक्वायरी करवा लेते हैं, थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं, लेकिन वो नहीं माने थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहा था भारत, पूरी दुनिया कई सालों से ये लगे हुए थे कि जनाब पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करवा दिया जाए दुनिया से। लेकिन अब हो उल्ट रहा है। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है, उसकी जो कमेटी है, ये जो तालिबान के हवाले से जो कमेटी बनी हुई है, उसका जनाब पाकिस्तान को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। और वो जो कमेटी है, जो तालिबान जो है, वो देखना है कि जनाब जो दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और तालिबान से मुतल्लिक़ जो करारदादें हैं, ये उन पे अमल दरामद करवाने वाली कमेटी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जो पाबंदियाँ आयद हैं तालिबान पर, ये जो कमेटी है जिसका पाकिस्तान चेयरमैन मुंतखब हुआ है, ये उन पाबंदियों के नफाज की निगरानी करती है ये कमेटी। एक और एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया है और वो एजाज़ ये है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी है, उसका भी नायब चेयरमैन जो है, ये पाकिस्तान जो है, ये मुंतखब हो गया है। और ये जो वहाँ की वो करारदाद है, उसका नंबर है 1373, 2001 में वो मंजूर की गई थी।
یہ کمیٹی دنیا میں دہشت گردی کے سدباب اور خاتمے کے لیے جو اقوام متحدہ کی یہ قرارداد ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ 2001 میں منظور ہوئی تھی، اس کے نفاذ کا جائزہ لیتی ہے۔ بڑی اہم کمیٹی ہے، دونوں کمیٹیاں ہی بڑی اہم ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ افغانستان والی کمیٹی کا چیئرمین پاکستان جو ہے یہ منتخب ہوا ہے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو فتنہ الخارج ہے جو پاکستان میں آ کے کاروائیاں کرتا ہے، طالبان ہی ہے نا، یہ انہی کی سرپرستی میں وہ کام کرتے ہیں نا۔ کابل والے جو ہیں انہوں نے ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا، قندھار والے جو ہیں وہ شاید ابھی تک سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان، چائنا اور افغانستان کا جو معاملہ ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب، ان کے وزیر خارجہ افغانستان کے بھی چائنا میں گئے ہوئے تھے، اور پھر چائنا کے وزیر خارجہ کا بھی وہ سیف ریک کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے تھے۔ تو اب ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ جناب جو پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کا ریل لنک ہے نا، کوئی ریل پٹری بچھانے والے ہیں یہ، تو وہ کہتے ہیں چین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جناب آمادہ ہو گیا ہے کہ یہ سی پیک کا حصہ ہوگا، یہ جو ہے یعنی اس میں چین بھی شامل ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں نا افغانستان کی طرف سے تھوڑی بہت ہی تخیر ہو رہی ہے، لیکن وہ یوں ہی معاملات سدھے بدرے ہوں نے تو کام جڑا جناب ہوتا لائنہ بچھانے کا کام جڑا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر ایران کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ کے ہوئے، چابہار پہ جو انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی، تو خیال تھا کہ جناب بڑے قریبی اتحادی رہیں گے، لیکن اس جنگ میں ایران نے جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، بڑی اندر دیاں گلاں ہے جہاں دسیاں نہیں جا سکتی، ایران نے بہت ساتھ دیتا ساڈا، جو مرضی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو اس جنگ دے وچ انہیں ساڈا ساتھ دیتا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ ایران اس حد تک سڑے نال کھڑا ہو جائے گا۔ اور انڈیا میں تو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کو عباس اراغچی کو، ان کے بارے میں بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے القابات جو استعمال کیے گئے تھے، آپ لوگوں کو علم ہی ہوگا۔ تو اب ہمارے جو وزیر خارجہ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب وہ جب گئے ہیں وہاں بھارت میں، عباس اراغچی جو ہیں، تو ان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کچھ باتیں بتائی تھی۔ بہرحال یہ تو ہے پاکستان کی جو دنیا میں عزت افزائی ہو رہی ہے اور بات سنی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور انڈیا کی جو جاگن سائی ہو رہی ہے وہ سلسلہ جاری ہے جاگن سائی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب کل کے بھی لاگ میں نے عرض کیا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہے نا، انہوں نے ہتھوڑی ہاتھ میں پکڑ لی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا تابوت ہے نا اس میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، آخری کیل بھی انہوں نے ٹھونکنا ہے اس تابوت میں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے، باہر آ کے انہوں نے برسٹر گوہر نے یہ بتایا تھا نا کہ جناب انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا کہ جناب تحریک چلائیں گے ہم، اور تحریک چلائیں گے تو جناب جو ان کے عمر ایوب صاحب ہیں وہ جناب اس کو باہر جو ہے وہ نمائندگی کریں گے پیٹرن چیف صاحب کی، یعنی عمران خان کی۔ اور اب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا اس حوالے سے عمران خان صاحب نے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہتھوڑا پکڑ لیا ہے، کیلیں ٹھوک رہے ہیں تابوت میں۔ یہ ٹویٹ دیکھیے، اس میں انہوں نے جناب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو میں ہدایت دوں گا نا اس پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ آگے جا کے جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب ہم جو ہیں یہ مہرنگ بلوچ سے بھی رابطہ کریں گے تحریک کے لیے، کس سے؟ مہرنگ بلوچ سے۔ اور پھر وہ جو انہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی تھی، محمود تجویزی صاحب اس کے انہوں نے سربراہ مقرر کیے تھے، اس کے ساتھ بھی، اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی، یہ جناب وہ مولانا صاحب اس مرتبہ انہوں نے جناب نکال دیے۔ اور یہ جو ان کے چیئرمین ہیں برسٹر گوہر، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، علی امین گنڈاپور کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، یہ ذمہ داری جناب انہوں نے ڈال دی ہے ان کے اوپر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب کے اوپر۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن انہوں نے مودی نے یہ خطاب کیا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے عوام کو آگے ہونا ہوگا، آرام سے آپ روٹی کھائیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی، یہ سنیے انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو کیسے مخاطب کیا تھا کہ جناب آپ کھڑے ہوں
ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना हो। उस दिन मैंने अर्ज किया था, जब ये नौजवानों की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पीटीआई को मुखातिब कर रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं। और शायद ये तासर है वहां भारत में, या मोदी साहब को ये ख्याल है कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो है ये अवामी लीग और शेख मुजीब का किरदार अदा कर सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि उधर उसने ऐलान करना है, इधर इन्होंने कमर कस लेनी है, और ऐसा ही हुआ। ये जो इन्होंने ऐलान किया है जनाब तहरीक चलाने का, और किन लोगों को शामिल कर रहे हैं? उन लोगों को जिनको हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट DGSPR वो BLA वालों की प्रॉक्सी कह रहे हैं, फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी जिनको कहा जा रहा है, ये कह रही है उनके साथ बात करनी है, उनको दावत देनी है कि हमारे साथ तहरीक में शामिल हों। तो ये खान साहब की ये तहरीक अगर इस अंदाज में चलाना चाहते हैं तो क्या रियासत उनको इस बात की इजाज़त देगी कि जनाब ठीक है आप ले आएँ, फितनतुल खारिज को भी ले आएँ, फितनल हिंदुस्तान को भी ले आएँ, पहले ये फितनल खारिज को इस्तेमाल करते रहे, तो अब ये तहरीक चलानी किस बालबोते पे है? इन्होंने मेरी बात हो रही थी इनके एक साहब के साथ, बड़े यानी कि वासर पीटीआई के वो रहनुमा हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या तहरीक चलाना चाह रहे हैं, मकसद निकालना क्या चाह रहे हैं? और मैंने ये भी उनसे कहा, मैंने कहा जनाब जो आपके जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनमें जनाब 35,000 टोटल मुल्ज़म हैं और 24,595 मुल्ज़म जो है वो मफरूर हैं। मियाँ असलम भी मफरूर है और हमाद अदर भी मफरूर है, मुराद सईद भी मफरूर है, कि ये और बहुत सारे लोग हैं वो मफरूर हैं। तो ये लोग तो सामने नहीं आ रहे। वो कहते हैं आएंगे सामने। मैं कहा अगर आएंगे, तहरीक इनके आपने बलबोते पे चलानी है तो ये फिर गिरफ्तार हो जाने हैं। रियासत ने रायत कोई नहीं करनी, पहले भी रियासत रायत नहीं कर रही तो अब भी रायत नहीं करनी। तो मैंने कहा यार तहरीक कितनी मरतबा इमरान खान ने काल दी है, हर मरतबा नाकाम होती है। अब मोदी ने उधर कहा कि जनाब आप जो है वो तहरीक चलाएं, आप ही कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम ही जो कर सकते हैं, यानी वो यही कह रहे हैं ना कि वो जो दहशतगर्दों के सरपरस्त तो हमारी फौज को कहते हैं ना कि फौज के खिलाफ तहरीक चलाएं। और खान साहब जो ये भी फौज के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, और उनको ये अब बादशाह के नाम से जंगल का बादशाह कह के मुखातिब कर रहे हैं खान साहब बार बार अपने हर ट्वीट में। तो मैंने कहा जनाब ये करना क्या चाहते हैं? और ऊपर से महारंग बलोच का जनाब जिक्र कर रहे हैं कि उनको भी हमने साथ मिलाना है, उनको भी दावत देनी है, वो तो खुद जेल में पड़ी हुई है। बहरहाल ये उन्होंने मुझे कहा जनाब असल बात यह है कि खान साहब ने बड़े तरले चलने मारे हैं, ये अल्फाज उनके नहीं है, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब इमरान खान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मेरा कोई राब्ता हो जाए, मेरे साथ कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए। वो कहते हैं जनाब ये जो तहरीकें शरीकें होती हैं ना, फिर वो आखिरकार जो है ये तहरीक इस अंदाज में चल ही नहीं सकती कि जनाब आसम मुनीर को घर भेज दिया जाए और मौजूदा हुकूमत को घर भेज दिया जाए। इतनी सख्ती नहीं है इनमें। इनका मकसद ये है कि दबाव शबाव डाल के ना कोई मुज़ाकरात वगैरह का सिलसिला जो है ये शुरू हो, यानी मुज़ाकरात के लिए वो पूरे मुल्क को चौक करना चाह रहे हैं खान साहब। ये इनकी हुब्बुल वतनी खान साहब की। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि ये जनाब महारंग बलोच को जो इन्होंने बीच में ले आए हैं कि जनाब उनको भी दावत दी जाएगी। ये आपको याद होगा कि 23 मई को DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने महारंग बलोच के बारे में 2 टोक ये बात की थी, महारंग बलोच के बारे में भी, और वो जो इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है बलोचिस्तान यकजहती कमेटी, उसके हवाले से भी। ये तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, महारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। जाफर एक्सप्रेस पे हमला करने वाले जो दहशतगर्द मारे गए थे, उनकी लाशें उनके नवाकीन जो हैं वो लेने आते, हम उनके हवाले करते। ये कौन है? ये खातून कौन है? ये लाशें जो है वो कहते हमें दे उनकी लाशें। इनका जब तल्लुक ही कोई नहीं उनके साथ, ये तो तस्वीरें उठा के आ जाते हैं जनाब लापता लोगों की, और वो कहते हैं जो लापता लोग होते हैं जब ऑपरेशन होता है इस तरह का तो वो वहां पाए जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। और फिर आगे जाके तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोले कि खिताब में एक और बात भी की कि जनाब जो बीबी रोती फिरती है, मैं बड़ी गरीब थी तो कपड़े बेच दिए मेरी अम्मा ने और जेवर बेचा पढ़ाई के लिए। वो कहते हैं जनाब
बैरून मुल्क दौरों के लिए टिकट कौन देता है? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये जो जुलूस निकालती हैं, धरने देती हैं, तो इसका खर्चा कौन उठाता है? उनके नाम ये प्रॉक्सी जो तयशुदा बात है वो कह रहे हैं। वो कहते हैं इसमें हमें शक ही कोई नहीं कि ये फितनल हिंदुस्तान जो है उसकी प्रॉक्सी है, ये उसका एक तरह से सियासी विंग कह लीजिए, जो भी है। वो कहते हैं जनाब ये सारे एक ही हैं, एक ही तरह का सलूक होना चाहिए। तब अगर उस खातून को वो कह रहे हैं जनाब हमारी तहरीक में हमारे साथ शामिल हो, खान साहब कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस तहरीक की नौयत क्या होगी और इनके जहन में क्या है खान साहब के। और फिर आज जो है ये बड़ी देर से जनाब ये पेशगोई की जा रही थी, जनाब 5 जून को खान साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। आज उनका जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, तो जनाब उसको खान साहब को 14 साल सजा हो चुकी है और उनकी जो अहलिया है उनको 7 साल सजा हुई थी, और ये सजा हुई थी जनाब 17 जनवरी 2025 को। एक नहीं फटाफट सा केस ला दो लाइना शाइना तोड़ के। पहले जनाब इस पे 15 मई को इस केस की इन्होंने हुकूमत फर्क दरखास्तें दायर की हुई हैं। मेन अपील की भी बारी नहीं है। एक तो ये कि जनाब मेन अपील जल्द सुन ली जाए, और दूसरा ये कि जो हमें सजा हुई है वो सजा मुअत्तल करके जमानत पे रहा कर दिया जाए। ये दरखास्तें लगी हुई हैं। पिछली दफा मेरे ख्याल यही पूछा था उन्होंने कि जनाब जरा पता करें कि बारी कब आती है इस दरखास्त की। तो आज ये केस लगा हुआ और इसकी समाअत कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, इस्लामाबाद के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं बलूचिस्तान से जो आए हैं, तो वो इसकी समाअत करने वाले हैं। और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका एक पैनल मुकर्रर कर दिया गया है। वो जाके कह सकते हैं प्रोसिक्यूटर कि जनाब अभी तो हमें फाइल मिली है, अभी हमने तैयारी करनी है, तो टाइम दे दें, तो वो डेट आगे जा सकती है। रहाई शहाई को भूल जाए। अच्छा, अब ये खुद ही कहते हैं, अच्छा वैसे ना कल वो जो तहीन अदालत वाला केस है ना जनाब, मुलाकातें नहीं होने दे रहे, सहूलतें नहीं दे रहे, तहीन अदालत के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में वो 3 रुकनी बेंच है, तो उसकी काज लिस्ट जारी हो गई थी। वो काज लिस्ट जो है वो मनसूख हो गई फिर बाद में। उन्होंने कहा जनाब ये गलती से लग गया था केस। तो अब ये कौन लोग हैं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं? अब खान साहब खुद कहते हैं कि जंगल का बादशाह है, जज इनके साथ मिले हुए हैं, और इस्लामाबाद में जनाब अपनी मर्जी के जज लाने का इंतजार किया गया। ये बातें पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं। तो फिर ये उम्मीदें क्यों बांध रहे हैं उसके साथ? मेरा नहीं ख्याल कि कानून से हटके ये कोई अदालत जो है वो फैसला कर सकती है। अभी तक तो नहीं हुआ, बल्कि जब कानून की अमलदारी की बात होती है तब इनकी चीखें निकलती हैं। वो मैंने पहले भी कहा था, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो तो इनकी आप कह लें सफाई का मौका मिल रहा है इनको, लेकिन ये भाग रहे हैं उससे नहीं करवाना क्योंकि दिल में चोर है। इसी तरह अदालतों पे इल्जाम क्यों, गुड टू सी यू वाले जज नहीं रहे आप। वो कहते हैं बारी पे लगनी है जनाब। अभी तक तो यही सरफराज डोगर साहब जो हैं कायम मकाम चीफ से, अभी तक तो उनका यही है कि जनाब बारी पे लगनी है। अच्छा, अब जो ना एक बड़ी दिलचस्प खबर है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले जनाब ये जुड़ी हुई है, ये खबरें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। एक तो ये जनाब के मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं, ये नवाज शरीफ ने इनको गवर्नर लगाया था सिंध का, और उसके बाद जनाब ये तर्जमान भी रहे नवाज शरीफ के। तो इसी दौरान आपको याद होगा कि इनकी एक ना मुबैना तौर पे एक नाजेबा किस्म की वीडियो जो है वो सामने आई थी, और मेरा ख्याल था कि इनको तर्जमान के ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब कंटिन्यू करेंगे। तो उस वीडियो को उन्होंने कहा जनाब झूठ है, जो भी जैसे हम कहते हैं कि फेक है सारा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ का जा रहा है बिल्कुल ठीक है वो वीडियो जो है। बहरहाल ये उस वक्त मैंने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा जो है इसको तो पीटीआई में होना चाहिए था, और अब वही हुआ। अब खबरें ये आ रही हैं कि जनाब इनको फैसला हो गया इनका कि मोहम्मद जुबैर साहब जो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, इनको शामिल किया जा रहा है। इससे पहले ने वो जो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक बड़ी अहम शख्सियत जो है ना वो पीटीआई में शामिल जो है वो हो रही है, और इसकी जो मंजूरी मिल गई हुई है खान साहब से, पैटर्न चीफ से। तो वो जनाब जुबैर साहब जनाब आप वो मैंने ट्वीट भी किया है कि जनाब पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो भाई ये इनकी जो हरकतें हैं ये पीटीआई वाली थी, और पीटीआई ही में इन्होंने जाना था। और दूसरा एक और साहब है, और वो साहब है जनाब
अफजल चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब, ये जो हुआ है ना जहाँ पे सबड़ियाल में इलेक्शन हुआ है PP 52 वाला, जहाँ नून लीग की खातून जो हैं वो 39-40 हज़ार वोटों की लीड से जीती हैं, तो ये बैठ के कह रहे थे जनाब हमें पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं मिला, नून लीग को भी वोट नहीं मिला। यानी वो ये कहना चाह रहे थे जनाब यहाँ जो वोट दिया लोगों ने वो अभी कह रहे थे जनाब गंदम का मसला है, गंदम के जो इन्होंने खरीदारी नहीं की वगैरह, किसान बड़े नाराज है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शातें की। हालांकि शायद वो गंदम की काश्त का इलाका ही नहीं है। चलो होगा, इनकी बात मानी जा सकती है इनकी। तो ये साहब जो हैं इनकी भी बड़ी इज्जत की थी पीपल्स पार्टी ने, साथ साथ रखा जरदारी साहब ने, लेकिन एन मौके पे इन्होंने देखा जनाब इस दफा तो बन जानी है हुकूमत PTI की, तो PTI में चले गए, काबीना में भी रहे, और फिर बाद में दोबारा जनाब इन्होंने के हाथ पाँव मारे, तो फिर ये जनाब 9 मई के बाद ये भी जनाब उधर फिर दोबारा छोड़ छाड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए। अब दोबारा फिर पीपल्स पार्टी में हैं, तो इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब इनको गवर्नर शवर्नर लगा दिया जाए। लेकिन अच्छा ये ना जो उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो जब बने ना खलीफा, तो एक बड़ा दाना आदमी जैसे नदीम अफजल चंद साहब हैं, तो उन्हें उनकी दानाई के पेश नजर उन्होंने किसी जगह का ना हाकिम मुकर्रर कर दिया। जब वो वहां से निकला है ना अपना सामान समून लेके अपने शहर के लिए यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया गया था, तो किसी ने बताया कि ये साहब जो है ना ये मुसाहब रह चुके हुए हैं हज्जाज बिन यूसुफ के। उनका ना अच्छा उस जालिम आदमी के साथ इसने काम किए हुए, उसने कि जनाब पीछे हरकारे दौड़ाए कि जाओ जनाब वापस लेके आओ, और उसको मजदूर कर दिया। नहीं भी ठीक है, आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन ये जो किसी इलाके का हाकिम बना दिया आपको ये। अब जो चंद साहब जो है ना ये इमरान खान साहब के साथ काम करके आ गए हुए हैं, उनके मुसाहब के तौर पे उन्होंने काम कर लिया हुआ है। अब इनकी बातों में इमरान खान की झलक नजर नहीं आएगी तो फिर किसकी झलक नजर आएगी? अच्छा, अब वो जो मैं कह रहा हूँ 48 साल पुरानी एक दस्तावेज जो है वो हम निकाल के लाए हैं, आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये जो ना लतीफ़ खोसा साहब, पहले ये देख लीजिए, ये वो दस्तावेज जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब 12 अप्रैल 1977 को एक करारदाद मंजूर हुई थी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और वो करारदाद पेश की थी लतीफ़ खोसा साहब ने। अब लतीफ़ खोसा साहब जो है ये आप लोगों के भी इल्म में होगा, बल्कि आपको याद भी नहीं होगा कि खोसा साहब का माजी जो है, हम तो यही समझते आ रहे थे कि लतीफ़ खोसा साहब जो है जनाब ये भुट्टो साहब के बड़े फ़ैन हैं, उनको हमेशा शहीद कहते हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी बीबी शहीद कह के मुखातब करते हैं, और फिर जनाब उनके साथ तो वो बलोच वाला रिश्ता भी जोड़ते हैं आसफ अली जरदारी के साथ। तो ये हम समझ रहे थे पीपल्स पार्टी ने इनको पंजाब का गवर्नर बनाया, सेनेटर बनाया, पीपल्स राइट फोरम जो है उसके सदर रहे ये पूरे पाकिस्तान के। इनको बड़ी जनाब इज्जत मिली हुई थी पीपल्स पार्टी में, लेकिन ये भी चले गए जनाब उधर PTI में, और इस वक्त जनाब बड़के छड़के मार रहे हैं PTI के प्लेटफॉर्म से MNA जो हुए भाई। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो दस्तावेज दिखा रहा हूँ, ये जनाब रिकॉर्ड है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये 12 अप्रैल 1977 को मुख्तलिफ करारदादें जो हैं वो मंजूर हुई थी, और जो 5वीं करारदाद थी वो थी लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से पेश की गई थी कि जनाब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उनका एक गासिब है और वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल, और जो मुजाहरे वगैरह हुए हैं हालिया उस दौरान बेगना शहरियों पर बिला इम्तियाज फायरिंग, बेरहमी के साथ मारपीट, आंसू गैस का इस्तेमाल वगैरह वगैरह, वो कहते हैं मजम्मत करो यदि, और उन्हें जनाब मजम्मत करती लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने नहीं तो बड़ा काम करम से ना भुट्टो साहब के खिलाफ। तो ये साहब जो हैं ये भुट्टो साहब के मुखालिफ खड़े हुए थे, उनको गासिब कह रहे थे भुट्टो साहब को। बाद में ये अब भी जब बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, यही बात करते हैं। ये हैं लोग जो देख के हवा का रुख देख के जो है अपने रास्ते का तयन करते हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब भी, नदीम अफजल चंद साहब भी, और जो ज़ुबैर साहब हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो जनरल दे पुत्र ने ना वो कैद कूद हो गए सी बाद 71 वाले मामले तुहानू पता ही है ना, असद उमर दे भाई ने, और वीडियो वाली गल में तुहानू दस ही देती है। तो ये तो उस वक्त ये सूरत बनी थी कि एक यही इसी में ये जो करारदाद मैंने दिखाई, इसी में एक और चीज लिखी हो कि एक कोई वकील साहब थे
ان کا نام تھا حمید الدین. انہوں نے بھٹو کو کوئی مبارکباد کا خط لکھ دیا ہوا تھا, تو کسی نے کھڑے ہو کے نشاندہی کی, ماحول بنایا تھی نا. تو ان کے جناب نے بھٹو نے خط لکھا مبارکباد دا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور ہائی کورٹ بار دی رکنیت منسوخ کر دی گئی. اس وقت کے جو سیکرٹری تھے نا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, رفیق چوہان صاحب, ان کی مہر اور دستخط بھی جو آپ نے دیکھے ہوں گے. تو بہرحال یہ 1977 میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ لطیف خصہ کی نظر میں غاصب تھے. بعد میں یہ پیپل پارٹی کے رہنما بنے, سینیٹر بنے, گورنر پنجاب رہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.